हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं किस पे, जो क्वांटम केमिस्ट्री का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो उसी कंटिन्यूएशन में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इस बार आपके क्वेश्चन जो है पार्टिकल इन ए बॉक्स से भी एक आधा क्वेश्चन होगा आपके सामने, और अपना हाइड्रोजन एटम, और जिसमें जो हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो एनर्जी का हमारे पास वहां पे इन्वॉल्वमेंट जो होता है, एनर्जी कभी रिलीज होती है, कभी एनर्जी देनी पड़ती है। तो उस टाइप की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पहले कवर करने वाले हैं। तो 5-6 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस क्लास में। इसके आगे ये कंटिन्यूएशन चलती रहेगी। क्वांटम के मैं काफी सारे आपके साथ में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग हमने अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप पीछे वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, डी ब्रोगली और वो सब की मैं लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डी ब्रोगली और वो सब के क्वेश्चन आपने सोल्व करे होंगे। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का अपने पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए प्लेटिनम सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम अपने को दे रखा है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन अपने पास बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। किस पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो इस क्वेश्चन से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव मैनर में तैयार हो जाएगा। मतलब आपको कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, साथ में थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आपको दे दूंगा कि इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मेटल सरफेस है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पे, ये मेटल सरफेस मैंने दिखाई है आपको, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? ये स्क्रीन दिख रही है, हाँ, ये मेटल सरफेस दिखाई है। अब इस मेटल सरफेस पे हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एक फोटोन फॉल करा रहे हैं, फोटोन गिरा रहे हैं। क्या गिरा रहे हैं? फोटोन गिरा रहे हैं। ये मेटल सरफेस पे एक फोटोन गिरा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए डायरेक्टली एरो यूज करते हैं, और फोटोन हमारे पास वेव नेचर में होता है, इसीलिए हम लोग फोटोन को ऐसे दिखा रहे हैं। अब होगा क्या, मेटल के अंदर उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्टेड फोर्स के साथ में इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन की कुछ बाइंडिंग एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ओवरकम कर, जिसको हम लोग एक्चुअल मेटल का वर्क फंक्शन बोलते हैं। मतलब हमारे पास किसी एक एनर्जी से, किसी एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है उसके आउटर मोस्ट सेल से, इनफाइनाइट तक लेके जाना है, मतलब आयोनाइज कराना है सिस्टम को या मेटल को, तो हमें उतनी ही एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितनी उसका जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, या फिर वो एटम जब बना था तो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस में रही होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बंधा हुआ है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब जुड़ा हुआ है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आ जाए। अब आपको वो सारी डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है, वो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, वो सारी डेफिनेशन आपको देनी ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन दे रखा है, तो वर्क फंक्शन को हम लोग केमिस्ट्री की टर्म में डब्ल्यू या डब्ल्यू नोट से लिखा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डब्ल्यू नोट करके दिया होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू नोट का वैल्यू दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमसे पूछी है। और इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इंसिडेंट, लैम्डा ऑफ फोटोन, ठीक है। लैम्डा ऑफ फोटोन हमें दे रखा है। तो लैम्डा ऑफ फोटोन कितनी है? 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर का हम लोग फोटोन गिरा रहे हैं। ये डाटा आपको गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है, और ये डाटा आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। फालतू में आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखनी है, मैं तो समझाने के लिए बीच बीच में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लेक्चर देख रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, आपको कुछ चीजें डिस्कस हो जानी चाहिए ना साथ में, है ना। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है फालतू में, और कुछ नहीं करना है, सिंपली ये गिवन और ये अपने को रिक्वायर्ड है। अब हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारे पास जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास यूजफुल क्या होती है, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन
इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीईई का मतलब शॉर्ट में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो भी बाहर आएगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इस फोटोन की गिरने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हमने जितनी एनर्जी दी एच न्यू, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। हमने फोटोन की हेल्प से जो एनर्जी दी एच न्यू, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा उसकी मिनिमम एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वर्क फंक्शन बोल देते हैं मेटल का, तो डब्ल्यू नोट है, ये हमारे पास है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट, ये हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर हाफ एम बी स्क्वायर करके वी निकाल लूंगा। तो देखो हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट। डब्ल्यू नोट का वैल्यू कितना दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच न्यू अगर मेरे को निकालना है, तो चूंकि मेरे को लेमडा 200 नैनोमीटर में दे रखा है, तो एच न्यू को लिखूंगा एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू नोट। अब एच सी कितना होता है हमारे पास, याद करो मैंने एक लास्ट क्लास में भी आपको शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टकट कौन सा, जो कैलकुलेशन को इजी करता हो। तो यहाँ पे एच सी का वैल्यू जब मेरे पास लेमडा नैनोमीटर में होता है तो हम लोग रखते हैं 1240, अगर एंगस्ट्रॉम में होता है तो 12400। तो यहाँ पे डिवाइड बाई लेमडा का वैल्यू कितना है 200 नैनोमीटर, तो डिवाइड बाई 200 कर दो आप, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। माइनस डब्ल्यू नोट, इतना कर दिया हमने। अच्छा डब्ल्यू नोट की तो वैल्यू दे रखी थी ना अपने को, डब्ल्यू नोट की वैल्यू कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज भी ध्यान रखना आप, यहाँ पे जब भी ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना बचेगा मेरे पास, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 6.2 बच रहा है, तो 6.2 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, कितनी कितनी मिल चुकी है 1.2, तो अगर काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि वी नो दैट, यहाँ पे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ एम वी स्क्वायर के। और ये कितनी आ रही है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि मास में यहाँ पे किलोग्राम में या ग्राम में रखूंगा तो ये जो एनर्जी है इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाफ, मतलब ये छोड़ो ना, ऐसे कर दो ना कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई एम इंटू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। मास भी इलेक्ट्रॉन की बात है तो 2 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg इंटू 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है जी, जो कट रहा है पिट रहा है उनको काट दो। ये 10⁻−19, ये 31, कितने बचे नीचे 10⁻- एक 20, 12 बच गया। ठीक है, ये जो ऊपर जाएंगे तो वी स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, ये 10⁻12 प्लस का हो जाएगा पावर, इंटू 12 दूनी 24, 2.4, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 2.4 इंटू में 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बस कैलकुलेशन ही तो आप भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये मेरे पास हो गया ना, फिर इसको और थोड़ा सा अपने को सोल्व करना है। और सोल्व करना तो हम लोग क्या करें इसका, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मतलब दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा अपने को, और कुछ नहीं है। वी चाहिए ना अपने को, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। जैसे ही रूट लेंगे तो वी इक्वल टू, कैलकुलेटर एक तरीका हो सकता है, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर गिवन हो नहीं हो तो कैसे करना वो आप सामने देखें। तो v इक्वल टू 10⁻6 मेरे पास बाहर आएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा 2.4 इंटू में 1.6 डिवाइड बाई 9.1। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा अपने को। और ये अच्छा, ये वेलोसिटी आएगी किसमें, ये पक्का ही मीटर पर सेकंड में आएगी हमारे पास, किसमें आएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमने कहीं पे कुछ किसी भी तरीके की गड़बड़ तो नहीं करी है ना। वी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, 2 इंटू 1.6
2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा था इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, सब कुछ तो सही करा, मास हमारे पास है तो बाकी सब कुछ भी ठीक करा है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, सही आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइन व्हेन n चेंजेस फ्रॉम 3 to 1, 3 to 2। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये गाइड कर रहा हूँ कि आपको आंसर में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या सही चीज है, उसके साथ में कंसेप्चुअल क्लियरेंस तो दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइन व्हेन n चेंजेस फ्रॉम 3 to 2 in the hydrogen atom. What is the angular momentum in the lowest energy state of Bohr atom? What is the velocity of the electron in n equal to 1? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास ये भी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमारे पास एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस वेट कीजिएगा, जो काम हो रखी है, एक सेकंड बस। हाँ जी, चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास किसका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है अपने को। और वेवलेंथ पूछिए हमसे, है ना, क्या पूछिए, वेवलेंथ। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, और उसके बाद में पहला क्वेश्चन तो वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए ना, इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो आता कैसे, उस पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि 1/λ इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, RZ² इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2²। इस तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है जी, ये लेमडा 1/λ इक्वल टू, ये फॉर्मूला अपने पास आता है। हमसे लेमडा पूछा गया जब 3 से 2 में, ठीक है, 3 से 2 में जब जा रहा है तो n1 मेरे पास यहाँ पे कितना होगा और n2 कितना होगा, अगर वो डिसाइड करना है तो आप क्लियर कर देखेंगे। n1 मेरे पास 2 है और n2 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, 3 से 2 में जा रहा है। तो लेमडा चाहिए अपने को, तो 1/λ, और चूंकि हाइड्रोजन एटम ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, यस हाइड्रोजन एटम, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया। तो 1/λ इक्वल टू जेड का वैल्यू 1 हो गया। और आर यहाँ पे, आर क्या होता है यहाँ पे, आर की जगह आर एच लिखो आप, आर एच, आर आर पूरा आर एच बोलते हैं हम लोग। तो आर एच रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, और जेड का स्क्वायर मेरे पास 1 हो गया चूंकि हाइड्रोजन एटम है, इंटू 1/n1², 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, माइनस 1/n2², 3 का स्क्वायर दैट इज 9, नीचे 36 एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आर एच इंटू में 36, यहाँ पे एलसीएम आ गया, 4×9 = 36 माइनस 9×4 = 36, ये रह गया मेरे पास। तो कितना आ गया, 5 RH/36, ये आ गया 1/λ। हमें तो क्या चाहिए, लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36/5 RH। ये मेरे पास लेमडा आ चुका है। ठीक है जी, ये लेमडा हमारे पास आ चुका है। अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे को मीटर या नैनोमीटर वगैरह में वैल्यू देनी है। तो आप याद करो, हमारे पास ये जो आर एच की वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, वो हमारे पास आर एच की वैल्यू हम लोग लेते हैं लगभग कितनी होती है, 1.09 इंटू 10⁻⁷ आई थिंक 7 होती है, 1.09 इंटू 10⁻⁷। और यूनिट होती है इसकी मीटर इनवर्स, 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिएगा 36/5, आर एच की वैल्यू 1.09 को अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लेता हूँ, और ये 10⁻⁷, जब ऊपर जाएंगे तो 3.6, सॉरी 36/5 इंटू 10⁻⁻7, ये मीटर में आएगा मेरे पास, है ना। पेज और ऐड करना पड़ेगा अपने को, यस, ये मीटर में आएगा। 5×9 = 45, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया ये, इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 10⁻⁻9 के आसपास कुछ बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर कुछ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आर एच की वैल्यू आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, रेडबर्ग कांस्टेंट की मुझे इतनी याद है, शायद इतनी होती है ना, एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना।
जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स ही होती है। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा था, ये कौन सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा इसको इधर कर देते ना, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिया हमने, ये सोल्व कर दिया उधर उसके ऊपर वाले पे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को इसकी जगह रख देते हैं और उस वाले क्वेश्चन को इसकी जगह ले आते हैं। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अभी इनका स्वाइप कर देते हैं इधर से उधर ना। अभी इनका ये लो, अबे हाँ जी, पहुंच गए। यस, आपकी जगह यहाँ पे है और महाराज जी आपकी जगह नीचे है। चलो चलिए चलिए चलिए, आपकी जगह है इससे आगे वाले पेज में। यस, आपकी बारी बाद में आएगी। ठीक है जी, चलो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कीजिए आप। चलिए, यस, तो हमने डिस्कस कर दिया कौन सा पार्ट, पहला ये पार्ट डिस्कस कर दिया। अब हम लोग आगे वाले पार्ट पे बात करें, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ बोहर एटम। पहला एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम इन द लोएस्ट एनर्जी ऑफ बोहर स्टेट। ओके निकाल देते हैं, बहुत इजी है भाई साहब, बहुत ज्यादा इजी है। देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं, पहले तो लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ बोहर एटम हमारे पास क्या होगा, बोहर सीरीज। तो लोवेस्ट, फॉर लोवेस्ट एनर्जी हम लोग ये लिख देंगे कि फॉर लोवेस्ट एनर्जी, फॉर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एन इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है जी। बिल्कुल, सबसे छोटी वैल्यू एन की कितनी हो सकती है यहाँ पे, बोहर एटम बोहर थ्योरी में 1 हो सकती है। एन की वैल्यू 1 से छोटी तो हमारे पास हो ही नहीं सकती। तो एन इक्वल टू तो हमारे पास कितना मिल गया जी, 1 मिल गया। ठीक है, दूसरा, और बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एंगुलर मोमेंटम जानते हैं। याद करो, बोहर एंगुलर, जो बोहर थ्योरी है वही तो आपको बोलती है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। याद है क्या, कुछ सर्टेन वैल्यू ही रख सकता है। और वो कौन सा होता है अपने पास कि h/2 पाई की इंटीग्रल वैल्यूज ही रख सकता है। और बोहर नहीं तो अपने पास स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन बताया था, किसके बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, पहले NH/2 पाई। ये हमारे पास बोहर बोलता है। बोहर क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग इन ए बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर मॉडल, the angular momentum is quantized and it is integral multiple of h/2 पाई, या h/2 पाई को h कट भी हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल L से। और दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमें पूछा लोवेस्ट में, तो लोवेस्ट का n का वैल्यू 1 हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, L का वैल्यू मेरे पास n की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दो तो h/2 पाई आ जाएगा। h/2 पाई ये मेरे पास, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर हमसे क्या पूछा है आगे, इससे आगे वाले में पूछा है हमसे, कहाँ गया क्वेश्चन, इससे आगे वाले पार्ट में हमसे पूछा है, ये भी डिस्कस कर दिया हमने, ये भी डिस्कस कर दिया। तीसरा पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n=1। n=1 स्टेट में वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ये फॉर्मूला आपको अगर 9-10 से याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव करने की क्या के लिए क्या करना होगा आपको, जो कुलाम्बिक फोर्स है न्यूक्लियस और बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बराबर करना होगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब mv²/r बराबर करना होगा किसके, कोलम्बिक फोर्स के। और वहां से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली मैं बता देता हूं कि जब बोहर थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी का या फिर जो स्पीड का वैल्यू होता है, वो जहां तक मुझे याद है 2.16 या 18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास रहता है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला वहां से आता है, जितना मुझे अभी के लिए रिकॉल कर पा रहा हूं। ठीक है, ये 2.18 है या 2.16 है, ये मैं अभी दावे के साथ नहीं कह सकता। मुझे 2.16 करके याद आ रहा है। हाँ, 10⁻6 होता है, ये मुझे याद है। ठीक है, 10⁻6 होता है, ये मुझे याद है। 10⁻6 होता है ना, b इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6। और पूछा कौन से में है,
फिर n इक्वल टू 1 10⁶, हाँ v इक्वल टू 10⁶ ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, मेरे को अच्छे से याद है, मीटर पर सेकंड यूनिट है इसकी। यूनिट ध्यान रख लेना, कहीं आपको सेंटीमीटर पर सेकंड वाला आंसर याद हो, ये यूनिट ध्यान रख लेना, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे डेरिवेशन करने की कतई जरूरत नहीं थी आपको, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो ऐसे लिख सकते हैं आप। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो हमारे पास चूंकि हाइड्रोजन एटम दिया है, हाइड्रोजन एटम दिया है एक तो हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरे पास। और n इक्वल टू 1 में पूछा है, तो दो चीजें आपको गिवन है, तो वी एन मेरे पास कितना आ जाएगा, v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा मेरे पास 2.16 इंटू में 10⁶। और मीटर पर सेकंड अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में रखना चाहते हैं, तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.16 इंटू में 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर आप इस तरीके से टू द पॉइंट लिखते हैं सारी चीजें, तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, वोल्टेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल करके, और ये हमारे पास क्वेश्चन है किसका, अगर हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन अपने को दिख रहा है अगला वाला, बिल्कुल। चलिए तो ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं लगे हाथों, इसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, 21 मिनट का हुआ है और अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद कितने हैं और हैं, 3 और हैं। चलो 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो ट्राई करते हैं कि इसी क्लास में हम लोग पांचों के पांचों डिस्कस कर ले। हमारा वही मोटो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम अमाउंट में, और पूरा सब्जेक्टिवली लिख के मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। ठीक है, चलिएगा। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम कॉपर मेटल, कॉपर प्लेट इज 0.24। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है वी नोट, वी नोट दे रखा है। और वी नोट होता क्या एक्चुअल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप लिख देंगे पहला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्वेश्चन किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप साथ साथ देखते जाएं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज वाले पार्ट भी बताता रहता हूँ, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो तो बताता ही बताता हूँ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, इसको वी नोट से हम लोग यहाँ पे डेनोट करते हैं, और कितनी दे रखी है 0.24 वोल्ट, 0.24 वोल्ट। ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। फिर कह रहा है व्हेन द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो रेडिएशन अपने को दे दी। ठीक है, लेमडा फोटोन जो है, लेमडा फोटोन है वो कितना दे रखा है अपने को, 253.7 नैनोमीटर। इतनी फोटोन का हम लोग सॉरी इतनी वेवलेंथ का फोटोन गिरा रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइक द प्लेट, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब वही आइंस्टीन इक्वेशन ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी आइंस्टीन इक्वेशन। हमें क्या निकालना है यहाँ से, डब्ल्यू नोट। तो डब्ल्यू नोट को क्या लिख दूंगा, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। यस, बिल्कुल लिख देंगे। अब देखो, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, हम लोग ये लिख देते हैं। यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके पास, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो उसको रोकने में जो पोटेंशियल लगेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकालने के लिए आप जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, उसकी जो वैल्यू है उसके आगे ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ नहीं, जो पोटेंशियल की वैल्यू वोल्टेज में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वोल्टेज कितना था अपने पास, 0.24, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब काइनेटिक एनर्जी आपको मिल ही गई है, और ये जो ऊपर इक्वेशन है, लेट अस सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और दूसरी मेरे पास क्या है, एच न्यू। तो एच न्यू को एच सी बाई लेमडा लिख दूंगा। तो यहाँ से डब्ल्यू नोट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यूज करूंगा वहां पे। तो डब्ल्यू नोट कितना आ जाएगा मेरे पास, एच सी का वैल्यू देखो, लेमडा किस में दे रखा है आपको, नैनोमीटर में दे रखा है। तो जब जब लेमडा नैनोमीटर में दे रखा हो, तो 1240 डिवाइड बाई लेमडा कितना है मेरे पास, 253.7। सो दिस इज 253.7। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। यहाँ से आउटकम माइनस 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो मुझे लगता है कि बच्चों जैसा कुछ कैलकुलेशन है, तो आप कर लेंगे इसको। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आप कर लेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं एक्सप्लेन करने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
समय सीमा हमारे पास काफी कम है और हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने के मोटो से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए इलेक्ट्रिकल potential of 1 volt of energy becomes 1 electron volt. Okay, if the electron is to acquire a wavelength of 0.1 nanometer, what is the potential difference it passes through? What is the velocity of this electron? Okay. देखो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है अपने को क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास, मैं भी आप लोगों के साथ साथ पहले क्वेश्चन, हाँ बैठे बैठे पैर दर्द हो गए, ध्यान से सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन है एक मेटल सरफेस पे फॉल्स थ्रू एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 1 वोल्ट। इट्स एनर्जी बिकम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो सही बात है, अगर 1 वोल्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू वी से। ठीक है, if the electron is to acquire a wavelength of 0.1 nanometer, when what potential difference it passes through? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो आपको 0.1 दे रखी है। ओके, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 0.1 नैनोमीटर। लैम्डा आपको कितना दे रखा है 0.1 नैनोमीटर। तो आपने पोटेंशियल क्या रखा होगा वो पूछ रहा है ना। जब लैम्डा 0.1 आ रहा है तो पोटेंशियल आपने क्या रखा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास। ओके, लेमडा इलेक्ट्रॉन का आपको 0.1 नैनोमीटर दे रखा है। if the electron is to acquire a wavelength of 0. What is potential difference it passes through? ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखो लेमडा दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है ड्यूअल नेचर, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को तो फॉलो करेगा ही। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा जा सकता है। और काइनेटिक एनर्जी को यहां से मैं लिख सकता हूँ, अगर v वोल्टेज से मैं पास कराऊं तो E इंटू वी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी को जैसे ही EV लिखूंगा तो H अपॉन अंडर रूट 2m EV लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये वैल्यू को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो आई थिंक 150 अपॉन रूट भी आता है जितना मुझे याद है। तो लेमडा इलेक्ट्रॉन का कितना आता है अपने पास 150 बाई वी, और पूरे का रूट ये आता है जहां तक मुझे याद आ रहा है एंगस्ट्रोम में। ठीक है, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है फिजिक्स में शायद। तो हमें यहाँ से वोल्टेज चाहिए, अब निकल जाएगी, मुझे लगता है ये निकल जाएगी, इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। लेमडा आपको दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, और यहाँ पे सिर्फ आपको v चाहिए। आई थिंक आप ये कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट पर डिस्कस कर देता हूँ। आपसे वेलोसिटी पूछिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे आप दूसरे पार्ट के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये एनर्जी किसके बराबर है हमारे पास, तो ये एनर्जी हमारे पास बराबर होगी किसके, 0.1 नैनोमीटर के लिए पूछा ना दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में हमसे वेलोसिटी जो पूछी है वो दूसरे वाले केस के लिए पूछिए, तो आई थिंक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए पूछिए। तो 1 वाले के लिए तो पूछिए, तो एनर्जी बराबर कर देना, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे आप जूल वूल में, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आई थिंक आपको आता है, तो कर लेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लगे हाँ, तो एक क्वेश्चन को और निपटा देते हैं। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। फाइंड द लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन दे रखी है इसकी, ये मतलब एक साइड है और ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है। तो रेक्टेंगुलर 3D बॉक्स है अपने पास, है ना। रेक्टेंगुलर 3 साइड दे रखी है, इसका मतलब तो 3D बॉक्स हो गया भैया, ये तो 2D बॉक्स तो नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है 3D बॉक्स अगर है अलग अलग तीनों साइडों का, तो हमारे पास नॉर्मल अगर 1D बॉक्स हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल E इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस
EZ। तो क्या होता है हमारे पास n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो यहाँ पे n स्क्वायर, ये क्या होगा फॉर्मूला, n स्क्वायर एच स्क्वायर। तो n स्क्वायर एच स्क्वायर तो सब में से कॉमन आ जाएगा, मतलब एच स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, सॉरी एच स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाई 8m कॉमन आ जाएगा। और जो फॉर्मूला है उसमें n स्क्वायर तो nx स्क्वायर डिवाइड बाई ए मान लेते हैं एक्स वाली डायरेक्शन को, तो ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये हमारे पास लेट अस सपोज फॉर्मूला बन गया टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी ऑफ 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब यहां से क्या पूछा हमसे लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो n की वैल्यू सारी 1 1 ले लेंगे, मतलब nx इक्वल टू ny इक्वल टू nz इक्वल टू 1, सारे 1 1 ले लेते हैं तीनों के तीनों। तो लोवेस्ट एनर्जी मिलेगी मेरे को, तो ये तो 1 1 हो गए, और ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी अपने को। तो एनर्जी ऑफ 3D बॉक्स कितनी आ जाएगी मेरे पास, एच स्क्वायर बाई 8m, ठीक है जी, इंटू यहाँ पे nx की वैल्यू 1 ले ली, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये बच गया मेरे पास। अब देखो आप h की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट में आपको ये लेनी है। मास ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है आई थिंक, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आप लिख सकते हैं। फिर ए बी सी आपको गिवन है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, दीज ऑल आर गिवन। तो ये जो सारा डाटा है, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में लिखूंगा तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो वो निकाल देंगे आप। आई होप समझ गए होंगे आप बात को, ठीक है। तो ये अगर आप निकालेंगे, तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं जूल में, तो आंसर तो भी मेरे पास लिखा हुआ है नहीं इसका, बट कुछ तो आंसर आएगा, जो आप निकालेंगे वही सही आएगा, जो मैंने डाटा दिया उसी के अकॉर्डिंग निकालना, ठीक है। अगर फंस जाओ तो कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज कर लेना। चलिए, तो ये हमने 30 मिनट्स में, सब्जेक्टिव वे में 30 मिनट्स में 1 2 और 3 3 3 3 4 4 4 4 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं, काफी सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं कहीं पे भी, तो अपने जो थॉट्स हैं वो जरूर बताएं मेरे को, कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, कुछ आप सीख पा रहे हैं मेरे थ्रू। तो जरूर उसको शेयर करें, तभी तो आइडिया लगेगा, और हम लोग और थोड़ा अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा इस लेक्चर को। मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।